नमस्कार जोहार साथियों। आज का जो ये वीडियो है मैं करीब 3-4 महीने पहले बनाना चाहता था, जब एफआरओ मेंस का एग्ज़ाम वगैरह हो रहा था, एसीएफ का मेंस का एग्ज़ाम। लेकिन उस समय मैंने ये वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उस समय ऐसा लगा कि अगर ये वीडियो बनाएंगे तो लोग कहेंगे कि प्रचार कर रहा है, पहले एक बार रिज़ल्ट देख लेते हैं कि मेंस में कितने लोग सेलेक्ट होंगे, रिज़ल्ट के बाद ये वाला बनाएंगे। तो ये स्लाइड जो इसके अंदर मैं अपना यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने प्रिपरेशन किया था, ये वीडियो का स्लाइड मैंने लगभग 3-4 महीने पहले बना लिया था। आज उसको एक मौका है कि एक बार शेयर किया जाए कि किस तरह से हमारे टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए थे वो लगभग 99% क्वेश्चन मैच कर रहे थे। और अगर मटेरियल मिला दिया जाए, अगर टेस्ट का तो बात अलग है, अगर मटेरियल भी जोड़ दे जो मेंस मास्टर नोट्स हमने दिया था, तो 100% क्वेश्चन उसी मेंस मास्टर नोट से ही आए थे। और वो मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग हमेशा मेंस मास्टर नोट्स बनाते हैं जो एग्ज़ाम में आपका टू द पॉइंट डायरेक्ट होता है और आपको बहुत हेल्प मिलता है। इस बार हमारे करीब 50 से ज़्यादा बच्चों ने मेंस क्लियर किया है। अब उनमें से अगर फिज़िकल में भी रिज़ल्ट मेरा कन्वर्ट हो जाता है कि फ़िज़िकल भी अगर ज़्यादा लोग क्लियर कर लेते हैं, तब तो बहुत अच्छा हमारा सिलेक्शन का रेट हो जाएगा। बट फिर भी 50 से ज़्यादा लोग अगर इसमें मेंस में क्लियर कर रहे हैं तो ये भी कोई छोटी मोटी नहीं है उपलब्धि। उन बच्चों को मैं श्रेय देना चाहूँगा। 80% तो उन्हीं का मेहनत है, लेकिन 20% जो हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में आज का हमारा वीडियो है। तो उसमें मैं समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से हमने ये टेस्ट को डिज़ाइन किया था और किस तरह से आपका 99% क्वेश्चन, नोट्स को तो छोड़ दीजिए, मेंस मास्टर नोट्स को बात है, 99% क्वेश्चन टेस्ट से ही आ गया था। इस बार भी आएगा, क्योंकि इस बार तो हमें पैटर्न भी पता है। पिछले बार तो ये था कि पैटर्न ही नहीं पता था, पहली बार एग्ज़ाम हो रहा था। और क्योंकि अब धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई है महकमे में कि अब फॉरेस्ट का वैकेंसी आ भी सकता है, उसको लेके अभी मैं विश्लेषण कर ही रहा हूँ, इसलिए कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट पे मैं नहीं पहुँचा हूँ, इसलिए मैं अभी उसका वीडियो नहीं बना रहा हूँ। लेकिन जब भी मैं रिसर्च करके अपना कॉन्क्रीट किसी एविडेंस पे या कॉन्क्रीट में एक सबूत के साथ आ जाऊँगा कि हाँ इसका वैकेंसी दोबारा आ सकता है, तो फिर से आएंगे वीडियो। वैसे बातचीत हर तरफ शुरू हो चुकी है, हमारे पास इंक्वायरीज आ रहे हैं उसके लिए। एनीवे, और खैर आप तैयारी कभी से भी करिए, एग्ज़ाम का जब भी आएगा नोटिफिकेशन तो आएगा ही, आप अपना तैयारी में लगे रहिए, हमारा नया बैच भी आएगा। एनीवे, तो ये जो हमारा आज का क्लास है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ विथ प्रूफ आपको कि 99% किस तरह से क्वेश्चंस हमारे ही टेस्ट से आए थे। आप चाहें तो उस टेस्ट को मैं फ्री कर दूंगा, हमारे पोर्टल पे जा करके या ऐप पे जा करके आप उसको देख सकते हैं। वो टेस्ट अभी भी अवेलेबल है वहाँ पे, अभी तो डिसेबल हो चुका है, लेकिन उसको मैं इनेबल कर दूंगा फ्री में। आप उसको जा करके विजिट करके वहाँ पर फ्री में चेक कर सकते हैं कि ये मैं जो इन्फॉर्मेशन यहाँ बता रहा हूँ किस तरह से वहाँ पर अवेलेबल है। एनीवे, इस स्लाइड में लेफ्ट साइड में जो है वो एक्चुअल टेस्ट का क्वेश्चन है, मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ये लेफ्ट साइड पे जो क्वेश्चंस लिखे हैं ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं जो एफआरओ के मेंस में पूछे गए थे, पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर के। ईवीएस का बात करते हैं, फॉरेस्ट्री का फिर कभी, फॉरेस्ट्री में भी वही हिसाब किताब है। एनीवे, तो हमारा ईवीएस में लगभग ये सब क्वेश्चन एग्जाम साइड के हैं, और राइट साइड में जो है ये हमारा क्वेश्चन टेस्ट का है, ये जो हमने पूछा था टेस्ट का, टेस्ट सीरीज का। तो अब देखिए कि कुछ कुछ क्वेश्चन मैं दिखाना चाहता हूं। इसमें लेफ्ट साइड में लगभग पेपर 1 पेपर 2 के सारे क्वेश्चंस मैंने लेफ्ट साइड में लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं कि डायरेक्ट वहां पर। जैसे देखिए क्वेश्चन में एक्सप्लेन ऑरिजिन ऑफ अर्ली अर्थ, एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंशिएशन एंड लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ व्हेन द एटमॉस्फेयर ओशन इवोल्यूटेड। क्योंकि अब ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर के लिहाज से बहुत बड़ा क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन, उसके बाद हमारे टेस्ट में जो क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ, एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंशिएशन लेड स्ट्रक्चर ऑफ द, बिल्कुल सेम टू सेम वो टॉपिक एग्जाम में वो आया। क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे पूछा हुआ है, हमने भी 10 नंबर का वो क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब इसका और इसका आंसर एक ही होगा। ये भी इवोल्यूशन और डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। उसी तरह देखिए, एक इकोसिस्टम में, थोड़ा सा हिंदी भी पढ़ देता हूँ, एक इकोसिस्टम में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी। इस बार का तो खैर ट्रांसलेशन एकदम रद्दी था, पता नहीं इस बार का ट्रांसलेशन कैसा रहेगा, क्योंकि आजकल पता नहीं कैसा क्वेश्चन बन रहा है कि ट्रांसलेशन ही ठीक से नहीं हो पा रहा है। इजी चीज़ों का ट्रांसलेशन भी नहीं कर पा रहे हैं जेपीएससी में। तो एक इकोसिस्टम में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी के फ्लो के बारे में बताइए। इस तरह का ट्रांसलेशन और इस तरह का लैंग्वेज एग्जाम में आया है। अब जो हिंदी मीडियम का बच्चा है कैसे पास होगा, इसे क्या लिखेगा इसमें? एनर्जी के फ्लो में बताइए, डायग्राम को लिखा है, डायग्राम की मदद से एनर्जी पिरामिड को समझाइए। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि गूगल से एकदम रद्दी ट्रांसलेशन किया गया है। खैर, हमारा मुद्दा ट्रांसलेशन पे कमेंट करना नहीं है, अभी पहले समझते हैं। तो इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल, एनर्जी फ्लो और जो पिरामिड था उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। उसके जगह पे हमने अपने टेस्ट में करीब 3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अलग अलग टेस्ट में,
क्योंकि टेस्ट हुए थे, सेक्शनल टेस्ट भी हुए थे, यहाँ पर मान लीजिए फुल लेंथ टेस्ट भी हुआ था, तो उसमें 3 बार ये क्वेश्चन पूछा था, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी फ्लो, मतलब कम से कम 3 बार अलग अलग टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आप सिर्फ टेस्ट का मॉडल आंसर ही करके जाते हैं, जैसा बहुत सारे बच्चे लास्ट में उनको टाइम नहीं मिला क्योंकि एग्जाम बार बार पोस्टपोन हो रहा था, उनका ध्यान भटक जाता था, कुछ लोग जॉब कर रहे थे, कुछ लोग इधर उधर अपना बिजी हो जाते थे और अचानक एग्जाम हो गया, तो लास्ट में वो लोग रिकवर ही नहीं कर पाए। तो कुछ लोग सिर्फ टेस्ट और उसका मॉडल आंसर देके गए, उनका भी सिलेक्शन हुआ है मेंस में, है ना। और फिजिकल में भगवान करे अच्छा कर जाएं तो मज़ा आ जाए फिर। एनीवे, तो यहाँ पर इस तरह से हमने ये क्वेश्चन पूछा। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ दिखा आपको। फिर क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो कोई भी गेस कर सकता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वाटर प्रिवेंशन इन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। डायरेक्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत की रक्षा करनी क्यों जरूरी है? ओजोन लेयर डिप्लेशन से क्वेश्चन है। एंड हाउ डज द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन्फ्लुएंस ग्लोबल वार्मिंग, किस तरह से वो ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करते हैं। यहाँ भी हमारा क्वेश्चन वही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और अर्थ के एटमॉस्फेयर में कैसे होता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है और इसके मेन फैक्टर्स क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, इसमें 4 ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। मैंने इस टॉपिक से भी 3 क्वेश्चन अलग अलग लेवल पे हमने पूछा अलग अलग टेस्ट में अपना। आगे देखते हैं, कुछ और भी टेस्ट दिखते हैं। अब जैसे देखिए, ये मैंने क्यों लगाया, ये हमारे क्लासरूम का स्क्रीनशॉट है, मतलब जो हम क्लास में पढ़ाए थे, तो ये जो स्लाइड है यहाँ पर, उसी स्लाइड को हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट निकाल के वहाँ पेस्ट किया है। ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो हम क्लास में ही बोले थे कि आप ऐसे करके देखिए। क्वेश्चन अभी तक लिखा हुआ भी है वहीं पर स्लाइड में क्वेश्चन, कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो ऐसे लिखता हूँ हर टॉपिक के पहले कि क्वेश्चन कैसा आपका आएगा। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन अभी भी लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर। क्लास में ही मैंने बोला था कि ये इस बार क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो खैर, क्लास का तो बात हो गया। टेस्ट में हमने यहाँ पे इस तरह से पूछा कि यहाँ क्वेश्चन यही है कि वायुमंडल को परिभाषित करें तापमान के आधार पर, मैंने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के 40 नंबर का क्वेश्चन है ये। वायुमंडल में गैसों और तापमान को कैसे प्रभावित करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारा कुछ। अब देखिए अलग अलग क्वेश्चंस में, क्योंकि उस समय हमने शुरुआत में 40 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनाया था, बाद के टेस्ट में हमने 40 नंबर का क्वेश्चन बनाया था, क्योंकि शुरू में कोई भी पैटर्न पता नहीं था कि 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 15 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएगा क्वेश्चन। जेपीएससी ने किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, ना तो हमारे पास कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अब तो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, और इस बार एक भी क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज तो क्या मतलब कहीं से भी बाहर नहीं जाने वाला है। दूसरा देखिए कि इसमें हमने अलग अलग रूपों में उसको पूछा, आंसर आपका सेम बनेगा कि हंटिंग गैदरिंग स्टेज किस तरह से ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप को और इकोलॉजिकल इंपैक्ट को करता है। इसके अंदर भी वही चीज दिया है कि ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग टू इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज इंपैक्टेड गैसेस एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, लेकिन आंसर दोनों का एक ही चीज है कि कैसे ट्रांजिशन हुआ है हंटिंग से इंडस्ट्रियलाइजेशन में और इसके वजह से प्रभाव क्या पड़ा है हमारे क्लाइमेट के ऊपर। वहां भी वही है कि हंटिंग गैदरिंग से किस तरह से ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप बदला है समय के साथ, और साथ में ह्यूमन प्रोग्रेस को लेकर के फिर से क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन वही है कि हंटिंग गैदरिंग से इंडस्ट्रियलाइजेशन में किस तरीके से फिर मैंने जो एक हंटिंग का फेज था उस समय एनवायरमेंट से रिलेशनशिप अलग था। ये जो टॉपिक है इसका नाम ही है मैन एंड एनवायरमेंट, मतलब एकदम शुरुआत से जब इंसान आए थे उस समय से पर्यावरण से कैसा रिश्ता है और कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद बदल गया वो रिश्ता, हम एनवायरमेंट को डैमेज करने लगे। उससे जुड़ा हुआ तीनों क्वेश्चन उसी से जाकर के रिलेटेड है हमारे एग्जाम में। और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर कई बार ये टेस्ट में पूछा गया है, यहाँ लगाना मैंने जरूरी, इसकी जगह ही नहीं है लगाने का। एनीवे, उसी तरह देखिए कि इंडिया इज ए मेगा बायोडाइवर्सिटी, फिर से ये क्लास का ही स्क्रीनशॉट मैंने लगाया। क्लास में ही मैंने यहाँ पे बताया था कि मेगा डाइवर्स एंडेमिज्म, और यहीं पे नीचे में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ टेस्ट में दिया हुआ था, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि ना जाने क्लास में कितना बार मैंने इस पर बहुत स्पेशल एम्फेसिस करके बताया है कि जितने भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं भारत के अंदर में उनको अच्छे से तैयार करना है। उनका अच्छा सा नोट्स हमने दिया, मेंस मास्टर नोट्स में भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज में भी अवेलेबल है। एनीवे, तो ये थे टेस्ट के कुछ क्वेश्चन, और भी इधर देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे देखिए, इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन फ्रॉम कन्वेंशनल टू नॉन कन्वेंशनल, भारत का पारंपरिक संसाधन अपारंपरिक संसाधनों की ऊर्जा संक्रमण केवल तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी है। मतलब एनर्जी ट्रांजिशन किस तरह से टेक्नोलॉजिकल तो नहीं है, लेकिन एक सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी है। एनर्जी में जो ट्रांजिशन हो रहा है, हम लोग पहले कन्वेंशनल फ्यूल यूज करते थे, अब आजकल देखिएगा इस बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, अगले बार एग्जाम का क्वेश्चन मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर दे रहा हूँ,
बायोफ्यूल से, ये जो इथेनॉल वाला है ना मामला, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन एक जरूर आपको देखने को मिलेगा, है ना। नॉन कन्वेंशनल फ्यूल्स में या फिर बायोफ्यूल वाले में वो क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में निश्चित रूप से 40 नंबर में देखने को मिलेगा, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन आया, हमने भी उसी तरह का कई सारे क्वेश्चन पूछे। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ कि एग्जाम, या पूरा पढ़ भी दे सकते हैं कि एग्जामिन द स्टेटमेंट एंड डिस्कस द एनवायरमेंटल, सोसाइटल, सोशल एंड पॉलिसी डायमेंशंस ऑफ दिस एनर्जी ट्रांजिशन। ये जो एनर्जी में हम लोग चेंज कर रहे हैं कि पहले हम लोग कन्वेंशनल यूज करते थे, अब नॉन कन्वेंशनल, ये जो एनर्जी में इस तरह से हम लोग ये कर रहे हैं, उसके कारण कौन कौन से ऐसे डायमेंशन है, जैसे इसका सामाजिक एंगल क्या है, पॉलिसी के लेवल पे सरकार का एंगल क्या है, उन सब के बारे में, एनवायरमेंटल एंगल इसका क्या है, प्रभाव कैसे पड़ सकता है, क्या कर सकता है, वो सब आपको लिखना था एग्जाम में। उससे जुड़ा हुआ कितना सारा क्वेश्चन हमारे पास है कि एनवायरमेंटल पॉलिसी जिसकी वजह से सस्टेनेबल, क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन, ये मामला जुड़ा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही, यहाँ दिया हुआ भी है। अगर नहीं भी दिया होता क्वेश्चन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो मामला उसी से जुड़ा होता। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट कि यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल ये प्रॉब्लम नहीं है, बट फंडामेंटली एथिकल इन नेचर, इससे जुड़ा हुआ हमारे पास तमाम तरह का क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में हमारे आया हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर अब देखिए डायरेक्ट 100% थोड़ी आ सकता है, ऐसा थोड़ी कि हमारे पास कोई पेपर लीक करके हमको दिए हुए हैं और उसको देख देख के हम क्वेश्चन बनाएंगे। ऑब्वियसली मैं कुछ क्वेश्चन बना रहा हूँ, कोई दूसरा आदमी कुछ और क्वेश्चन बना रहा है, लेकिन क्योंकि सिलेबस में जिस तरह का आपका प्रेडिक्शन का लेवल कैसा है, सिलेबस को कैसा एनालाइज किया है आपने, कमांड कैसा है, इसके हिसाब से आपका सोच जो है मिल सकता है एग्जामिनर के साथ, जो क्वेश्चन सेट कर रहा है। उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा और आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि सिलेबस छोटा है, सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड है। भले वो कॉपी पेस्टेड है नॉर्थ ईस्ट से, लेकिन सिलेबस है तो वेल डिफाइंड, ठीक है। तो अगले बार का भी मैंने क्वेश्चन समझ लीजिए फिक्स है इस बार भी, कि क्या क्या क्वेश्चन आएगा, मैं पहले से आपको चाहूँ तो बता सकता हूँ। एनीवे, इसी तरह वाटर बॉडीज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, मैंने वाटर पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, वाटर पॉल्यूशन से हमने यहाँ पे बहुत तरह का, कंटेमिनेटेड सॉइल एंड वाटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, फूड वेब, फूड चेन एंड फूड वेब, हाईलाइटिंग देयर इंटर रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन कितना बार हमने पूछा टेस्ट सीरीज में कि फूड चेन, फूड वेब और इन सब का इंटर रिलेशनशिप क्या है। आप चाहें तो हमारा कोई भी वीडियो उठा करके देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से वो यूट्यूब पे भी गया होगा, फूड चेन फूड वेब का रिलेशनशिप। यहाँ देखिए कंसेप्ट ऑफ फूड चेन फूड वेब, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल, हाउ हैज ह्यूमन इंटरेक्शन। अब जैसे देखिए क्या है कि ये एक बड़ा क्वेश्चन किया है 40 नंबर, 3-4 क्वेश्चन को जोड़ करके। तो हमारे पास अलग अलग क्वेश्चंस में था, क्योंकि हमको तो पैटर्न पता नहीं था कि 40 नंबर का एक सिंगल ब्लॉक वाला क्वेश्चन आएगा। ये बाद में हमने ट्रायल एंड एरर के रूप में दिया कि चलो 40 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व करो, ये बाद में हम लोग करते थे शुरू के टेस्ट में। तो अब देखिए इसके हर सेगमेंट में वो एक अलग क्वेश्चन के रूप में हमने दिया हुआ है कि 15 नंबर का ये है, 15 नंबर का ये है, 15 नंबर का, ये तीनों को जोड़ेंगे तो एक क्वेश्चन बनेगा। वैसा भी हुआ है, लेकिन क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं गया है। क्वेश्चन जो भी है हमारे टेस्ट सीरीज में वो चीज़ अवेलेबल था। आगे और भी देख सकते हैं आप। इसके अंदर देखिए कि भारत में भूमि क्षरण, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। डायरेक्ट यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन का क्वेश्चन हमने भी पूछा हुआ है। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर की वजह से हो सकता है, कई और कारणों से लैंड डिग्रेडेशन होता है। वहाँ पे डंपिंग करते हैं हम लोग सॉलिड वेस्ट का, या फिर किसी और तरीके से हम लोग वहाँ माने ख़राब करते हैं जो भूमि को, उससे जुड़ा हुआ वो क्वेश्चन है। उसी तरह सॉइल का सैलिनाइजेशन भी एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें डायरेक्ट वो नहीं आया है, लेकिन सॉइल का सैलिनाइजेशन ये भी लैंड डिग्रेडेशन के हिस्से में आता है। तो भले वहाँ पे डायरेक्ट नहीं पूछा है, लेकिन आपको यहाँ पे डालना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ दिया हुआ है कि इन सीटू और एक्स सीटू सॉइल कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए। तो यहाँ हमने सॉइल सैलिनाइजेशन और एक्सप्लेन हाउ इम्प्रॉपर इरिगेशन प्रैक्टिसेस। तो सॉइल सैलिनाइजेशन भी हल्का उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, मतलब लैंड डिग्रेडेशन में सॉइल सैलिनाइजेशन भी आएगा। तो हमने इसलिए यहाँ पे लिखा, भले ये डायरेक्ट उससे नहीं मैच कर रहा है, लेकिन इसका जो आंसर आप लिखिएगा उसके अंदर सॉइल सैलिनाइजेशन के बारे में लिखना भी जरूरी है कि सैलिनिटी बढ़ रहा है। पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में सैलिनिटी बढ़ा है सॉइल का, और अलग अलग कारणों से सॉइल का सैलिनिटी बढ़ जाता है। एनीवे, नेचुरल रिसोर्सेज फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये एक जेनरिक क्वेश्चन है। मतलब अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज कोई भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए प्रॉम्प्ट डाल के भी पूछिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दे देगा, जीपीटी भी दे देगा ऐसा क्वेश्चन। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है कि नेचुरल रिसोर्सेज फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन येट देयर सस्टेनेबल यूज हैज रिजल्टेड इन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस सोशल इनइक्वालिटी। मतलब कि अगर हमने जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन थे उसको हमने एकदम खराब तरीके से यूज़ किया, अनसस्टेनेबल तरीके से यूज़ किया है, जिसके कारण प्रकृति में एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। हमारे पास भी वैसा ही क्वेश्चन है कि ये रिसोर्स मैनेजमेंट, मैंने सेकंड हिस्सा जो है इसका रिसोर्स मैनेजमेंट वाला, कि एग्जामिन द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, मिनरल एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, डिस्क्राइब हाउ देयर ओवर एक्सप्लॉयटेशन हैज लेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन।
सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली रिसोर्स मैनेजमेंट टॉपिक का क्वेश्चन है। रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब देखिए कितना ज़बरदस्त वो है कि यहाँ पर रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं लिखा हुआ है, उसके अंदर का क्वेश्चन वो दिया हुआ है। यहाँ हमने नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पूछा है, दोनों का आंसर एक ही होगा वहाँ पर, क्योंकि इसमें अलग अलग रिसोर्सेज अलग से दे दिया है कि वाटर, मिनरल, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया किस तरह के हैं वो, और यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में भी आप वही चीज़ वहाँ पर लिखने के लिए जाएंगे, और दोनों का आंसर लगभग ये होगा। ये पेपर 2 था, इसमें उतना ज़्यादा अपना इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। अब ये है शायद मेरे ख्याल से पेपर 1 है ना, क्योंकि पेपर 2 का पहले मैंने एनालाइज किया था, पेपर 1 का बाद में। यहाँ भी वही चीज़ है कि मेजर टाइप्स ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम चेंज, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन, यूट्रोफिकेशन एंड क्लाइमेट चेंज ऑन एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। ये वैसा ही क्वेश्चन यहाँ भी है कि हमने भी अलग अलग इकोसिस्टम के बारे में पूछा, फ्रेश वाटर और मरीन इकोसिस्टम हमने थोड़ा सा ऐड उसमें किया, ये थोड़ा सा फर्क है, बट मेजर क्वेश्चन घूम फिर करके वही आएगा। फिर दूसरा हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे डाला कि व्हाट इज मींट बाय एनवायरनमेंट, ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ये आना ही चाहिए। अगर पहली बार एग्जाम हो रहा है तो ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। ये क्वेश्चन अगले बार भी आ सकता है, स्कोप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कि डिस्कस द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट के जगह अगर स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस लिखते तो ये ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन होता। खैर एनीवे, यहाँ देखिए अगर हमारे पेपर 1 के नोट्स में आप देखिएगा ना, इस चीज़ का डायरेक्ट एक टॉपिक ही है दिया हुआ वहाँ पे, यूनिट 1 स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी, इकोसिस्टम्स एंड बायोम्स। मैंने अगर शुरुआत में आप क्लास में रहते कि जब आपके पास टाइम था 6 महीना पढ़ने का, तो उस समय आप ये पूरा पढ़ सकते थे आराम से, बहुत लंबा चौड़ा वो विस्तार से लिखा हुआ है। अगर 8 फाइल है, इसमें से 4 हिंदी 4 इंग्लिश के लिए, तो अगर 4 मान लीजिए टोटल इंग्लिश वाला मिला दें, अगर 8-8 पेज एक में है तो 8 × 4 30-32 पेज का ये टॉपिक है। मतलब ये समझने के लिए कि क्या क्या बेसिक कंसेप्ट हैं एनवायरनमेंट में। तो डायरेक्ट खैर ये तो यहाँ पे नोट्स में इस तरह से है, क्वेश्चन एग्जाम में है कि हमने भी पूछा है व्हाट इज मींट बाय एनवायरनमेंट, डायरेक्ट वही क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। स्कोप एंड इंपॉर्टेंस के जगह पे हमारा मेजर कंपोनेंट्स वाला है। और ये जो नोट्स अगर आप ओपन करेंगे तो प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरनमेंट, फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल लिविंग, ये सबसे पहला ही टॉपिक आपको दिखाई देगा, जो इस वाले क्वेश्चन का माने थीम है। इस क्वेश्चन को जो लिखना है आपको जो नोट्स का जो पहला टॉपिक है वो सीधे यही है। तो मैं कुछ नोट्स का भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा करके रखा हूँ कि नोट्स हमारा कैसे है, वो डायरेक्टली वही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। और जो मेंस के टाइम पे हम लोग नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स, छोटा नोट्स जो बनाते हैं, वो तो टू द पॉइंट आपको वही डायरेक्ट क्वेश्चन वही मैंने मिल जाएगा वहाँ से, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं जा करके। एनीवे, अगला जो है मिशन लाइफ, ये तो बहुत प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है। मिशन लाइफ 2 बार एक ही क्वेश्चन पेपर में ये दिख रहा है, ये भी जेपीएससी का कारस्तानी है। एक ही क्वेश्चन पेपर में मिशन लाइफ 2 बार पूछा गया है ना। एक बार ये 10 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है और एक बार ये 40 नंबर का क्वेश्चन पेपर एक ही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है ना। ये नहीं कि पेपर 1 और पेपर 2 करके, नहीं, एक ही पेपर है। एक बार वो 10 नंबर के सेगमेंट में है, एक बार 40 नंबर मिशन लाइफ। तो हमने भी मिशन लाइफ पूछा हुआ है। मिशन लाइफ कई बार उसका मेंस मास्टर नोट्स भी दिया गया है। स्क्रीनशॉट भले मैंने नहीं लगाया है, टेस्ट का क्वेश्चन डायरेक्ट आप देख सकते हैं। दूसरा है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, ये हमने 2 बार पूछा था टेस्ट में। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, वाई डिड साइलेंट वैली प्रोजेक्ट कंट्रोवर्सी इन इंडिया, ये क्यों था इतना बड़ा कंट्रोवर्सी। वैसे ये करंट अफेयर रही है, 1970s का है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का जो कंट्रोवर्सी हुआ था, लेकिन फिर भी सिलेबस में उस चीज़ को मेंशन किया गया है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट क्या है और इनसे जुड़ा हुआ। तो सिलेबस क्योंकि वो बहुत ओल्ड टाइप के, नया कुछ भी नहीं है, नमामि गंगे जो अपना पॉल्यूशन कंट्रोल वाला नया जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको नहीं पूछा गया है, 1970s का चीज़ें पूछी गई है क्योंकि सिलेबस में वही दिया हुआ था। एनीवे, चलिए, तो हो सकता है करंट अफेयर देखने को मिले, लेकिन इस बार तो करंट अफेयर बिल्कुल ज़ीरो है। और मेंस में करंट अफेयर कुछ कुछ जगहों पे पूछा गया था, G20 ये सब के बारे में पूछा गया था, है ना, लेकिन बाद बाकी आपको ऑप्शनल में करंट अफेयर उस तरह से नहीं देखने को मिला था। एनीवे, इसी तरह देखिए स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन थिनिंग एंड डिस्क्राइब सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन। ओजोन का फिर से क्वेश्चन आपको दिख रहा है, उस वाले पेपर में भी क्वेश्चन था ओजोन लेयर डिप्लेशन से, यहाँ भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि देखिए केमिकल मैकेनिज्म ऑफ ओजोन डिस्ट्रक्शन। ये हमारे नोट्स में कुछ इस तरह से हमने बना के दिया था कि ये वाला डायग्राम आपको बनाना है कि किस तरह जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या CFC है, एटमॉस्फेयर में जाकर के वहाँ के जो ऑक्सीजन है ना, जो O3 के टूटने से जो एक ऑक्सीजन निकलता है उसी को खा जाता है। वो इक्वेशन और डायग्राम हमने यहाँ पे अपने मेंस मास्टर नोट से बना करके ही दिया था, वहाँ से आप ले सकते हैं। और दूसरा ये कि देखिए ये क्वेश्चन जो हमारा मेंस मास्टर नोट्स होता है उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, तो क्वेश्चन वहाँ जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ऐसे मैच कर रहा है ना।
तो ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन सिर्फ टेस्ट सीरीज में आया है, हमने तो अगर नोट्स को जोड़ देंगे तब तो बोले ना कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर टेस्ट में था ओजोन लेयर डिप्लेशन से क्वेश्चन, डायरेक्ट आप उसको देख सकते हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन सबसे सिंपल टॉपिक है, सबसे आसानी से समझ में आता है। अगर डायग्राम बना देंगे तो आपको 100% नंबर मिलेगा, और यही कारण है कि इस बार बहुत अच्छा नंबर लोगों को आया है। अब इंटरव्यू में थोड़ा कम भी आ जाएगा तो निकल जाएंगे आगे, है ना, उनको जॉब लग जाएगा। और मामला बस फिजिकल तक है, फिजिकल में मुझे बहुत चिंता है क्योंकि सारे लोग उतने फिट नहीं है मेरे स्टूडेंट्स। एनीवे, दूसरा है WPA क्वेश्चन आ गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। हमने भी क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, डायरेक्ट क्वेश्चन कि इसके प्रोविजंस क्या हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। यहाँ भी तो हमने थोड़ा सा और भी घुमाया हुआ है इसमें कि एंडेंजर्ड स्पीसीज में कैसे काम करता है ये, साथ में इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से, माने इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस आता है। तो हमने एक लेवल आगे का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है उसके अंदर में। बाद बाकी क्वेश्चन यहाँ बहुत ज़्यादा सिंपल है। दूसरा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखिए ये दो क्वेश्चन है, हमने इसको दो अलग अलग क्वेश्चन से पूछा है क्योंकि हमारा क्वेश्चन 13 नंबर और एक जगह पे था 20 नंबर का, तो दो क्वेश्चन मिला के एक बनाया हुआ है क्योंकि वो 40 नंबर का क्वेश्चन है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और 3R का फॉर्मूला, रिडक्शन, रीयूज एंड रिसाइकलिंग, 3R वाला। तो हमने यहाँ देखिए क्या है कि हमारा पहले है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहीं पे होगा, और दूसरा जो है 3R का फॉर्मूला, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, है ना। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी है, वो भी है, लेकिन हमने यहाँ दो अलग अलग क्वेश्चन से पूछा है, वहाँ पे एक ही क्वेश्चन में आया है। तो क्या फर्क पड़ता है, आपने दोनों क्वेश्चन किया हुआ है तो आप एग्जाम में, अगर मान लीजिए एक बार आप सेम क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे हैं तो अगले बार एग्जाम में वो क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व होगा ना। दिक्कत आती है उन क्वेश्चंस में जिसको आपने पहले से कहीं पे लिखा नहीं है, कहीं पे पढ़ा नहीं है, उन वाले क्वेश्चन में चैलेंज है। जिन क्वेश्चंस को आप पहले से कभी टेस्ट में अपने नोट्स में बना के चले जाएंगे वो तो एग्जाम में बहुत ईजी लगेगा, है ना, इसलिए सिलेक्शन रेट हायर होता है। एनीवे, आगे देखते हैं। एल नीनो, ला नीना, डिस्क्राइब सम ऑफ देयर इफेक्ट्स ऑन इंडियन मानसून, एक्सप्लेन एल नीनो। हमने ला नीना नहीं पूछा हुआ है, बस यही थोड़ा सा फर्क है, उसमें ला नीना भी पूछा है, लेकिन एग्जाम में देखिएगा इसके सिलेबस में ला नीना था ही नहीं, सिर्फ एल नीनो था। लेकिन पढ़ाया हमने सब है, नोट्स में सब दिया कि एल नीनो ये होता है, ला नीना ये होता है, हाँ, लेकिन टेस्ट में हमने खाली एल नीनो पे ही कंसेप्ट अपनाया था। यहाँ देखिए एग्जाम के अंदर में कि एल नीनो के बारे में कितने सारे नोट्स हमने हर जगह पे अलग अलग दिए थे, एक सेपरेट टॉपिक पूरा बना के दिया था 3 पेज का। तो एल नीनो आप वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिख सकते थे, है ना। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी थे वहाँ पे कि एल नीनो क्या होता है ना। तो एल नीनो, ला नीना ये भी क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपको देखने को मिला। अब ये लगभग लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन है, 6 तक हम लोग पहुँच गए हैं। डिफाइन POP, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है शुरू से ही, और इसको मैंने 2 बार दिया हुआ है कि व्हाट आर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, डिस्कस द इकोलॉजिकल ह्यूमन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो POP का क्वेश्चन 2 बार हमने पूछा था अपने अपने टेस्ट में, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कन्वेंशन ऑन POP। अब देखिए JPSC ने क्या किया कि POP को सॉल्व करने के लिए जो कन्वेंशन है स्टॉकहोम कन्वेंशन, वो भी मेंशन कर दिया है। हमने थोड़ा अपने टेस्ट में डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के रखा था कि उसका नाम नहीं लिखा था कि स्टॉकहोम कन्वेंशन है POP के ऊपर, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के ऊपर। तो हमने क्या किया था उसको बदल करके कि एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल एफर्ट्स टू कंट्रोल देम, मतलब उसका नाम नहीं लिखा था तो चैलेंज, ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन था उस समय कि अगर बच्चे को स्टॉकहोम कन्वेंशन नहीं पता है तो इसका आंसर नहीं लिख पाएगा। लेकिन JPSC ने उसको एक लेवल सिंपल बनाया अपने में कि उसका स्टॉकहोम का नाम भी लिख दिया उसके अंदर। तो यहाँ पर आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी मैच हो रहा है। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन अपना है उसका। तो आपने देखा अभी तक कि एक तरफ मैंने पेपर 1 पेपर 2 दोनों का क्वेश्चंस रखा, दूसरे तरफ हमने अपना टेस्ट का खाली क्वेश्चन दिया, कहीं कहीं पे नोट्स का स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। अदरवाइज इन सब के ऊपर जबरदस्त तरीके से हमारा मेंस मास्टर नोट्स बना हुआ था। एनीवे, तो ये क्लास लेने का ये वाला चीज़ दिखाने का पर्पज़ यही था कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा कैसे आपके पास सिलेक्शन हो रहा है। तो हमने इसके पीछे एफर्ट लगाया है। ये ऐसा नहीं कि हमने कहीं से रैंडमली इसको सोच करके लिख दिया तो क्वेश्चन बन गया, वैसा नहीं। इसके पीछे एफर्ट है, इसके पीछे मेहनत किया गया है तब जा करके, और वही मेहनत आगे हम लोग करने वाले हैं हर एग्ज़ाम में। और आप देखिएगा ऐसा ही मैं एक वीडियो बनाता रहूँगा जो JPSC का, अभी सिविल सर्विस 14th JPSC का जो चल रहा है, इसके टेस्ट को लेकर के मैं आगे जाके एक और वीडियो बनाऊँगा, और आपको वहाँ पर भी मैं दिखाऊँगा कि भाई किस तरह से हमारे टेस्ट में जो क्वेश्चन है और JPSC का जो क्वेश्चन है उसमें कितना ज़्यादा समानता आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो बात बाकी चलिए। एनीवे, हम लोग अब जो अगला टॉपिक है हमारा, जिसको लेकर के भी मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या जल्दी में एग्ज़ाम होगा, FRO वगैरह का दोबारा वैकेंसी आने वाला है या फिर क्या होने वाला है, इसको लेकर के मेरा रिसर्च कंप्लीट होगा तो मैं फिर से वीडियो में आऊँगा। अन्यथा हम लोग मिलते हैं फिर कुछ समय के बाद। थैंक यू।